हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में लॉटका-वोल्टेरा मॉडल के बारे में पढ़ेंगे जो कि इकोलॉजी का टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि लॉटका-वोल्टेरा मॉडल होता क्या है। लॉटका-वोल्टेरा मॉडल, सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉटका-वोल्टेरा मॉडल की स्टडी क्यों की जाती है, क्योंकि ये क्या बताता है, हमें आउटकम बताता है। आउटकम किसका बताता है? आउटकम ऑफ कॉम्पिटिशन। अब कॉम्पिटिशन का आउटकम क्या होता है? कंपटीशन का आउटकम का मतलब होता है who will win and who will lose। कंपटीशन का आउटकम तो बताता है, पर आउटकम यानी क्या होता है? who will win and who will lose, यानी कि कौन जीता और कौन हारा, इसका हमें बताता है रिजल्ट लॉटका-वोल्टेरा मॉडल। ठीक है, इसलिए इसकी स्टडी की जाती है। अब हम देखते हैं इसके की टर्म्स के बारे में, इसमें जो यूज होती है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे आउटकम तो बताता है कंपटीशन का, यानी कि कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन किस में हो रहा है? जैसे स्पीशीज 1 और स्पीशीज 2, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो क्या होगा? किसी एक का इफेक्ट किसी दूसरे पर होगा, तो उसे हम कैसे इंडिकेट करेंगे? उसे हम लिखेंगे, जैसे हमने लिखा अल्फा 1 2, यानी कि जो बाद में आ रहा है, 2 बाद में आ रहा है, तो उस जो बाद में आ रहा है उसका अफेक्ट देखा जाएगा। यानी अल्फा 1 2 हम लिखेंगे तो स्पीशीज 2 का अफेक्ट 1 पर, इसलिए हम लिखेंगे अल्फा 1 2, और इसे हम खाली अल्फा भी लिख सकते हैं। अल्फा भी लिखा हुआ मिल सकता है, अल्फा 1 2 भी लिखा हुआ मिल सकता है, यानी कि स्पीशीज 2 का अफेक्ट स्पीशीज 1 पर। एक और हम देखते हैं अल्फा 2 1, 1 बाद में है, यानी स्पीशीज 1 का अफेक्ट 2 पर, और इसे खाली बीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो चीजें हैं, अल्फा 1 2 एंड अल्फा 2 1। अल्फा 1 2 है तो 2 का अफेक्ट 1 पर है, इसे खाली अल्फा भी लिख सकते हैं, और अल्फा 2 1 है यानी 1 का अफेक्ट 2 पर, इसे हम बीटा भी लिख सकते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ केस देख लेते हैं कि अगर अल्फा 1 2 लेस देन है किससे? 1 से। अगर अल्फा 1 2 लेस देन है 1 से, तो क्या होगा? तो होगा जो स्पीशीज 2 का अफेक्ट होगा स्पीशीज 1 पर, वो कैसा होगा? सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि ये दो स्पीशीज अलग अलग है, यानी स्पीशीज 2 अलग है, स्पीशीज 1 अलग है। तो जब दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्पीशीज 2 का अफेक्ट जो स्पीशीज 1 पर है वो कैसा होगा? वो होगा लेस देन द अफेक्ट ऑफ स्पीशीज 1 on its on members। यानी जो स्पीशीज 2 का इफेक्ट स्पीशीज 1 पर पड़ रहा है वो कैसा पड़ रहा है? कम पड़ रहा है। किसके कंपैरिजन में कम है? स्पीशीज 1 के अपने ही मेंबर से कम है। स्पीशीज 1 के अपने ही मेंबर यानी विद इन द स्पीशीज कंपटीशन हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? डिफरेंट स्पीशीज को तो हमने इंटर स्पेसिफिक बोला, इसे हम बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक। यानी कि यहाँ पर जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है इंटर स्पेसिफिक के कंपैरिजन में। ठीक है, एक बार वापस समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अल्फा 1 2 जब लेस देन 1 हो तो इसका मतलब क्या होता है कि स्पीशीज 2 का जो अफेक्ट हो रहा है स्पीशीज 1 पर वो कम होगा। किसके कंपैरिजन में? स्पीशीज 1 के खुद के ही मेंबर के कंपैरिजन में। तो हम इसे इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन यहाँ पर ज्यादा होगा इंटर स्पेसिफिक के कंपैरिजन में। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जब अल्फा 1 2 ग्रेटर देन 1 हो। पहले हमने देखा लेस देन 1, अब हम देखेंगे ग्रेटर देन 1। इसमें क्या होगा? स्पीशीज
2 का जो अफेक्ट है स्पीशीज 1 पर, वो कैसा होगा? मोर देन इफेक्ट ऑफ स्पीशीज 1। पहले हमने क्या देखा, इसमें स्पीशीज 2 का जो अफेक्ट था स्पीशीज 1 पर, वो कैसा था? कम था स्पीशीज 1 के कंपैरिजन के में, स्पीशीज 1 के खुद के ही मेंबर के कंपैरिजन में। यहाँ पर जो होगा स्पीशीज 2 का अफेक्ट, वो स्पीशीज 1 के खुद के ही मेंबर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। यानी कि ये क्या था? इंटर स्पेसिफिक था, ये था इंट्रा स्पेसिफिक। तो हम इसे इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं? इसमें इस बार क्या हो रहा है, इसमें इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कम हो रहा है, इंटर स्पेसिफिक ज्यादा हो रहा है। वापस लिखते हैं, एक मिनट। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो है वो क्या हो रहा है? वो ज्यादा हो रहा है। पहले हमने यहाँ क्या देखा था? इंट्रा स्पेसिफिक ज्यादा था। अब यहाँ पर हम लिखते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज ग्रेटर देन इंट्रा स्पेसिफिक। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम शुरू करते हैं इसकी इक्वेशंस के बारे में। इसकी इक्वेशन जो यूज की जाती है वो होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ की। अब अगर किसी को लॉजिस्टिक ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में नहीं पता हो तो इससे पहले एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, अगर आप लोग चाहें तो वो देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसकी इक्वेशन जो होती है वो होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब सबसे पहले हम एक जनरल लॉजिस्टिक ग्रोथ की जो इक्वेशन है वो लिख देते हैं, उसके बाद आगे लॉटका वोल्टेरा की लिख देंगे। इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है dn by dt इज इक्वल्स टू rn k माइनस n अपॉन k। ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है। अब हम लिखते हैं लॉटका वोल्टेरा के कंसीडर में। तो अब हम क्या लिखेंगे? हम दो स्पीशीज को लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। तो जब अगर स्पीशीज जो 1 है वो अगर अलोन ग्रो कर रही है तो क्या होगी इक्वेशन? हमें कुछ भी नहीं करना है, जैसी ये लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन है एज इट इज लिखनी है। इसकी जगह बस हमें क्या लिख देना है? 1 लगा देना है, क्योंकि स्पीशीज 1 ग्रो कर रही है। तो dn1 by dt इज इक्वल्स टू r1 n1 k1 माइनस n1 अपॉन k1। ये क्या हो गई? जब स्पीशीज 1 अलोन ग्रो कर रही है। कुछ भी नहीं किया हमने, जो लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला था उसमें क्या किया हमने? स्पीशीज 1 ग्रो कर रही है तो हमने सबके आगे 1 लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जब स्पीशीज 2 अलोन ग्रो कर रही है। अब भी हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि स्पीशीज 2 ग्रो कर रही है, तो हमें 2 लगा देना है। dn2 by dt इक्वल्स टू r2 n2 k2 माइनस n2 अपॉन k2। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला है उसमें हमें स्पीशीज 1 अलोन ग्रो कर रही है और स्पीशीज 2 अलोन ग्रो कर रही है, वो अभी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? जब ये दोनों साथ में ग्रो करेगी तो सबसे पहले हम देखते हैं जब स्पीशीज 1 when species 1 is growing with species 2। ठीक है, तो क्या होगा? वहां तक हमें सेम ही लिखना है। स्पीशीज 1 ग्रो कर रही है यानी स्पीशीज 1 का फॉर्मूला तो हमें वैसा का वैसा ही लिखना है। dn1 by dt इक्वल्स टू r1 n1 k1 माइनस n1 अपॉन k1। यहां तक हमें एज इट इज लिखना है। इसके आगे अब हमें क्या करना है? क्योंकि इसके साथ स्पीशीज 2 ग्रो कर रही है तो स्पीशीज 2 के लिए हमने क्या लिखा था? इसमें से माइनस करके लिख देंगे अल्फा 1 2 n2, बस और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना ही इसमें आगे डालना है। अल्फा 1 2 क्यों? क्योंकि 2 का इफेक्ट 1 पर होता है, यानी कि स्पीशीज 2 के बारे में है। n2 यानी स्पीशीज 2 की पॉपुलेशन है, इसलिए हमने क्या किया? क्योंकि स्पीशीज 2 के साथ है तो स्पीशीज 2 का डालने के लिए अल्फा 1 2 एंड n2 इसमें ऐड कर दिया है और कुछ भी नहीं किया है। बाकी लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला एज इट इज है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीशीज 2 विद स्पीशीज 1। अब स्पीशीज 2 का फॉर्मूला लिख देते हैं
dn2 अपॉन dt इक्वल्स टू r2 n2 k2 माइनस n2 अपॉन k1। ठीक है, आगे क्या लगाना है हमें स्पीशीज 1 के लिए, तो हम लगा देते हैं हम स्पीशीज 1 के लिए माइनस अल्फा 2 1 n1। ये हो गया जब स्पीशीज 2 स्पीशीज 1 के साथ ग्रो कर रही हो। आई होप आप सबको इस समझ में आया होगा। लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला लिखा है हमने एज इट इज, उसमें स्पीशीज 1 के लिए 1 1 लगा दिया है, स्पीशीज 2 के लिए 2 2 लगा दिया है। जब स्पीशीज 1 के साथ स्पीशीज 2 ग्रो कर रही है तो हमने क्या कर दिया, अल्फा 1 2 और n2 और लगा दिया है। स्पीशीज 2 के साथ स्पीशीज 1 ग्रो कर रही है तो अल्फा 2 1 और n1 लगा दिया है। ठीक है, अल्फा 1 2 को हमने खाली क्या बोला था, अल्फा बी, और अल्फा 2 1 को बोला था बीटा, तो ये भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ये कोएग्जिस्ट भी कर सकती है और इसमें एलिमिनेशन भी हो सकता है। तो हम देखते हैं क्या कर सकती है। एक तो कर सकती है कोएग्जिस्ट और एक हो सकता है किसी का एलिमिनेशन। कोएग्जिस्ट भी दो टाइप से कर सकती है, या तो वो होगा स्टेबल कोएग्जिस्ट या वो होगा अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस। स्टेबल कोएग्जिस्टेंस कब होगा, जब दोनों ही स्पीशीज क्या हो, वीक हो। और अनस्टेबल जब होगा जब दोनों ही स्पीशीज स्ट्रांग हो। और एलिमिनेशन यानी क्या होगा, वन विल विन वन विल लूज। तो यानी एक का जो हारेगी उसका एलिमिनेशन हो जाएगा। वन विल विन वन विल लूज। आई होप ये रिजल्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि रिजल्ट में हमने क्या देखा, कोएग्जिस्टेंस एंड एलिमिनेशन। कोएग्जिस्टेंस कब कैसे होगा, स्टेबल एंड अनस्टेबल। स्टेबल कब होगा, जब दोनों स्पीशीज वीक है। अनस्टेबल होगा जब दोनों स्पीशीज स्ट्रांग है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ, जो इसका सबसे इजी है। ग्राफ जो देखते ही डर लगता है कि कैसे होगा कैसे बनेगा, अभी बहुत इजी बना देते हैं इसको। सबसे पहले हम इसमें से कुछ की टर्म्स आती है वो देख लेते हैं। जैसे ये ग्राफ है, सबको पता होगा इतना तो कि ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई होती है। एक्स पे हमने लिया है n1 यानी कि स्पीशीज 1 के लिए है ये, वाई पर है n2 यानी कि स्पीशीज 2 के लिए है। ठीक है सॉरी। अब हम इसमें आइसोक्लाइन ड्रॉ करते हैं। कोई भी ये जो लाइन है इसे ही हम बोलते हैं आइसोक्लाइन। ये आइसोक्लाइन हमने स्पीशीज 1 के लिए ड्रॉ किया है। ये आइसोक्लाइन किसका है, स्पीशीज 1 का है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा हम देखते हैं। अगर कोई भी स्पीशीज, जैसे हमने ये पॉइंट लिया है यहाँ आइसोक्लाइन के बाहर, अगर कोई भी हम पॉइंट लेते हैं जो कि स्पीशीज के बाहर आ रहा है तो वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यानी कोई भी पॉइंट जो आइसोक्लाइन के बाहर आ रहा है वहां पर स्पीशीज डिक्रीज करेगी। ध्यान से सुनिएगा, आइसोक्लाइन के बाहर जो भी पॉइंट है वहां पर स्पीशीज डिक्रीज करेगी, और अगर वो पॉइंट आइसोक्लाइन के अंदर है तो वहां स्पीशीज इंक्रीज करेगी। अब इसमें एरो कैसे लगाते हैं, ये एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस कैसी होती है, ऐसी ही होती है हॉरिजॉन्टली। तो इसमें अगर कोई चीज इंक्रीज करेगी तो हम लगाएंगे फॉरवर्ड एरो, और अगर डिक्रीज करेगी तो लगाएंगे बैकवर्ड एरो। अगर हम यहाँ पर पॉइंट लेते हैं तो ये आइसोक्लाइन के बाहर है। ठीक है, क्या है, बाहर है। तो क्या करेगी, स्पीशीज डिक्रीज करेगी क्योंकि आइसोक्लाइन के बाहर है। यहाँ पॉइंट लिया, ये पॉइंट आइसोक्लाइन के अंदर है, अंदर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो हम लगाएंगे फॉरवर्ड एरो। इंक्रीज के लिए फॉरवर्ड एरो, डिक्रीज के लिए बैकवर्ड एरो। आइसोक्लाइन के बाहर होगी तो डिक्रीज करेगी, आइसोक्लाइन के अंदर होगी तो इंक्रीज करेगी। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीशीज 2 के लिए भी देख लेते हैं। यहाँ पर वही n1 n2, ये आइसोक्लाइन बना देते हैं। ये आइसोक्लाइन बनाया है हमने स्पीशीज 2 का।
स्पीशीज 2 वाई एक्सिस पर है तो ये इंक्रीज करेगी तो अपवर्ड एरो आएगा, डिक्रीज करेगी तो डाउनवर्ड एरो आएगा। और वही सेम होगा, आइसोक्लाइन के बाहर होगा तो डिक्रीज करेगी, आइसोक्लाइन के अंदर होगा तो इंक्रीज करेगी। अगर ये पॉइंट यहाँ है यानी आइसोक्लाइन के बाहर है तो ये डिक्रीज करेगी, यहाँ लिया ये आइसोक्लाइन के अंदर है तो ये इंक्रीज करेगी। एरो का ध्यान रखना है, स्पीशीज 1 के लिए होगा तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एरो लगेगा, स्पीशीज 2 के लिए होगा तो डाउनवर्ड एंड अपवर्ड एरो लगेगा। आइसोक्लाइन के बाहर होगा तो डिक्रीज, आइसोक्लाइन के अंदर होगा तो इंक्रीज। ठीक है, अब इस सबको हम अच्छे से ग्राफ में डालते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब लेते हैं पहला केस, उसको लगाएंगे हम फिर ग्राफ में। हम क्या लेते हैं, पहला K1 अपॉन अल्फा 12 ग्रेटर देन K2 एंड K1 इज ग्रेटर देन K2 बाई अल्फा 21। इस इक्वेशन को देख के घबराना नहीं है, अभी बहुत इजी करते हैं इसे। तो हम इसे इजी करना शुरू करते हैं। यह है ग्राफ, यहाँ पर है N1, यहाँ पर है N2। ठीक है, अब जहां पर भी K1 आपको सिंगल दिख रहा है, ठीक है, कहाँ दिख रहा है K1, ये रहा, ये K1 सिंगल, उसे हमें x एक्सिस पर लिखना है। ठीक है, अब K1 को अकेले को नहीं लिखलाएंगे, K1 के साथ जो पूरी दी हुई है इक्वेशन, इसे पूरे को हमें x एक्सिस पर लिखना है। ठीक है, अब x एक्सिस पर कैसे लिखेंगे, आई होप अगर किसी को पता नहीं हो तो मैं बता देती हूँ। ये जो यहाँ पर जो लास्ट में जो एरो आता है x एक्सिस पर, ये हाई वैल्यू को इंडिकेट करता है। यहाँ पर जो भी कोई वैल्यू होती है वो हाई होती है, यहाँ लो होती है। y एक्सिस पर यहाँ पर हाई है, यहाँ पर लो है। अब हमें क्या लिखना है, K1 ग्रेटर देन K2 बाई अल्फा 21। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है, K1 ज्यादा है, तो K1 ज्यादा है तो K1 कहाँ आएगा, K1 आगे आएगा, यहां आ जाएगा K1। अब इसमें से क्या है, K2 छोटा है, K1 बड़ा था, K2 छोटा था, तो K1 आगे आ गया। अब K2 कहाँ आएगा, K1 के पीछे, तो K2 बाई अल्फा 21 ये आ गया। अब ऐसे ही हमें दूसरी इक्वेशन में करना है। इसमें क्या है, इसमें भी K1 बाई अल्फा 12 बड़ा है और K2 छोटा है, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, K2 आ जाएगा। और K1 बाई अल्फा 12 बड़ा है तो वो क्या आ जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। हाई वैल्यू है तो हाई के वहीं आएगी, K1 बाई अल्फा 12। ठीक है, अब ये लिख लिया। अब कुछ नहीं करना है, K1 से K1 को मिलाना है, K2 से K2 को मिलाना है, बात खत्म। ये K1 ये K1 दोनों को मिला दिया। ठीक है, अब क्या करना है, K2 को K2 से मिलाना है, ये K2 ये वैल्यू K2, इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, अब ये जो बीच में दोनों आइसोक्लाइन के बीच में जगह है, इसके बीच में हमें कोई भी रैंडम पॉइंट लेना है। ये जो है ये स्पीशीज 1 का आइसोक्लाइन है, ये जो है ये स्पीशीज 2 का आइसोक्लाइन है। अब हमने जो अभी पिछली स्लाइड पे सीखा था वो हमें यहाँ पर लिखना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं स्पीशीज 1 के लिए। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये स्पीशीज 1 के आइसोक्लाइन के कैसा दिख रहा है, अंदर है या बाहर है, अंदर ही है। स्पीशीज 1 के आइसोक्लाइन के अंदर ही है, ये पॉइंट अंदर है तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा तो क्या करना है, हमें फॉरवर्ड एरो लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीशीज 2 की। स्पीशीज 2 के लिए देखो, ये पॉइंट आइसोक्लाइन के बाहर है या अंदर है, आइसोक्लाइन के बाहर है, और बाहर होगा तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और स्पीशीज 2 के लिए हमें क्या करना है, डाउनवर्ड एरो लगाना है डिक्रीज के लिए, तो ये हमने लगा दिया डाउनवर्ड एरो। ये स्पीशीज 2 के लिए हो गया। अब बीच में से हमें इसके रिजल्टेंट निकालना है। ये एरो जिसकी भी तरफ जाएगा उसकी तरफ इंडिकेट करेगा कि वो क्या करिए, वो स्पीशीज जीती है। ठीक है, तो अब ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर कौन है, स्पीशीज 1 है, स्पीशीज 1 ही है, तो स्पीशीज 1 विन करेगी। तो हम रिजल्ट में क्या लिख देंगे, स्पीशीज 1 विल विन।
and species 2 will lose। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा, यही कंक्लूजन निकल रहा है इससे। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं हम ऐसे। दूसरा क्या लिखें? दूसरा करो K1 by alpha 1 2 less than K2 and K1 less than K2 by alpha 2 1। अब इसे हमें ग्राफ में लगाना है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं पॉज करके। ये हमने बनाया ग्राफ, यहाँ पर N1, यहाँ पर N2। हमने क्या सीखा था? एक्स एक्सिस पर हमें सिंगल K1 लिखना है, सिंगल K1 पकड़ लिया हमने। ये पूरी इक्वेशन हमें एक्स एक्सिस पर लिखनी है। इसमें क्या दिख रहा है? K1 बड़ा दिख रहा है कि K2 बड़ा दिख रहा है? K2 बड़ा है, K1 तो छोटा है, तो K1 छोटा है यानी K1 पहले आ जाएगा। बाद में हाई वैल्यू की तरफ कौन सा आएगा? K2 आएगा। तो हम इसे लिखते हैं, ये K2 बड़ा है तो हमने यहाँ लिखा K2 by alpha 2 1। K1 छोटा है तो K1 आ गया पहले, ये K1 आ गया। अब ऐसे ही y एक्सिस पर करना है। y एक्सिस पर क्या है? ये K2 क्या है? बड़ा है तो K2 आ जाएगा हाई वैल्यू की तरफ। K1 छोटा है तो K1 आएगा लो वैल्यू की तरफ। ये लिख दिया हमने। अब K2 से K2 को मिलाओ, ये K2, ये K2, K1 से K1, ये K1, ये K1। अब क्या करना है? इन दोनों के आइसोक्लाइन के बीच में क्या करना है? रैंडम पॉइंट। अब रैंडम पॉइंट को क्या करना है? ये जो हमने पॉइंट लिया है वो स्पीशीज 1 के आइसोक्लाइन के बाहर है कि अंदर है? स्पीशीज 1 ये रही, ये तो स्पीशीज 2 का आइसोक्लाइन है, ये स्पीशीज 1 का आइसोक्लाइन है। तो स्पीशीज 1 के आइसोक्लाइन के ये बाहर जा रहा है, यानी कि स्पीशीज 1 डिक्रीज करेगी। स्पीशीज 1 डिक्रीज करेगी तो बैकवर्ड एरो। और स्पीशीज 2 के आइसोक्लाइन के, ये रहा इसका स्पीशीज 2 का आइसोक्लाइन, इसके अंदर है ये पॉइंट, तो स्पीशीज 2 क्या करेगी? इंक्रीज करेगी तो हम लगाएंगे इस पे अपवर्ड एरो और इसके बीच में से निकालेंगे रिजल्टेंट। तो वो कैसा जाएगा? इसके बीच में किसकी तरफ जा रहा है? ये वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। वाई एक्सिस पर कौन है? स्पीशीज 2। तो अब हमें ये क्या रिजल्ट दे रहा है? ये हमें रिजल्ट दे रहा है कि जो स्पीशीज 2 है वो विन करेगी। स्पीशीज 2 विल विन, स्पीशीज 1 विल लूज। इसे हम एक सीधे से इक्वेशन देख के भी समझ सकते हैं। इस इक्वेशन में क्या था? K1 की वैल्यू ज्यादा है, इधर भी K1 ज्यादा है, दोनों तरफ क्या है? K1 ग्रेटर है, तो इसलिए क्या करेगी? K1 क्या होता है स्पीशीज 1 के लिए? तो स्पीशीज 1 जीत जाएगी। ठीक है, ये शॉर्टकट के लिए कर सकते हैं हम, लेकिन देखना पूरा ही है। सिर्फ शॉर्टकट ही देख सकते हैं हम कि K1 दोनों तरफ ही ज्यादा है, यानी कि स्पीशीज 1 जीतेगी। इसमें हमने क्या देखा? इधर भी K2 बड़ा है, इधर भी K2 बड़ा है, दोनों तरफ क्या है? K2 की वैल्यू बड़ी है, यानी कि स्पीशीज 2 विन कर जाएगी। ठीक है, ये देखा हमने। अब नेक्स्ट हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड लेकर देखते हैं। थर्ड क्या है? K1 अपॉन अल्फा 1 2 K2। K1 क्या है? लेस देन है K2 बाई अल्फा 2 1 से, और इसमें K1 बाई अल्फा 1 2 है ग्रेटर किससे? K2 से। ठीक है, वही हम फिर से ग्राफ बनाते हैं। ये N1, ये N2। अब सिंगल K1 कहाँ दिख रहा है? ये रहा सिंगल K1, पकड़ लिया इसे। इसे डालना है हमें एक्स एक्सिस पर। अब इसमें K1 कैसा दिख रहा है? बड़ा है कि छोटे वैल्यू है? K1 छोटी वैल्यू है और K2 बाई अल्फा 2 1 बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हाई की तरफ K2 बाई अल्फा 2 1, छोटी वैल्यू लिख देंगे हम यहाँ पर K1। y एक्सिस पर चलते हैं। y एक्सिस पर कौन बड़ा है?
y एक्सिस पर k1 बाई अल्फा 1 2 बड़ा है और k2 छोटा है, तो k1 आ जाएगा k1 बाई अल्फा 1 2, ये आ जाएगा हाई की तरफ, और k2 छोटा है तो k2 आ जाएगा लो की तरफ। अब k2 को k2 से मिलाना है, ये k2 को k2 से मिलाया। अब k1 को k1 से मिलाना है, ये k1 को k1 से मिला दिया। ठीक है, क्रॉस बन रहा है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, नहीं है ये भी डिफिकल्ट। अब क्या करना है, मैं अब हमें 2 पॉइंट लेने हैं। एक हमें लेना है इन दोनों के बीच में, एक हमें लेना है यहां पर इन दोनों के बीच में। अब बनाते हैं, ये पॉइंट लिया हमने यहां पे, ठीक है। अब ये यहाँ पॉइंट देखकर बताओ अच्छे से, ये जो आइसोक्लाइन जा रहा है ये स्पीशीज 2 का है, ये आइसोक्लाइन स्पीशीज 1 का है, और हमने पॉइंट लिया है यहाँ पर, तो ये किसकी तरफ जा रहा है, ये स्पीशीज 1 के बाहर है कि अंदर है, ये स्पीशीज 1 के बाहर है। स्पीशीज 1 के बाहर है, इसका मतलब क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेगा यानी कि बैकवर्ड एरो, ये स्पीशीज 1 डिक्रीज कर गई, ठीक है। और यही एरो स्पीशीज 2 के आइसोक्लाइन, ये स्पीशीज 2 का आइसोक्लाइन इसके अंदर है, यानी अपवर्ड एरो इंक्रीज, ठीक है। अब ऐसा ही रैंडम लेते हैं हम यहाँ पर, इसमें बात करते हैं, ये रहा स्पीशीज 2 का आइसोक्लाइन, ये स्पीशीज 2 के आइसोक्लाइन के पॉइंट ये जो है वो बाहर है, बाहर है यानी कि ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज कैसा करेगा, डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड डिक्रीज करेगा। और स्पीशीज 1 का, ये रहा स्पीशीज 1 का आइसोक्लाइन, ये स्पीशीज 1 का है, स्पीशीज 1 के अंदर है, ये अंदर है तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करा। अब इनके एरो बनाओ, ये आ रहा है इधर, ये आ रहा है इधर, यानी एरो क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे की तरफ कर रहे हैं। जब भी जो रिजल्टेंट एरो आए वो एक दूसरे की तरफ ही इंडिकेट करे तो क्या होगा, इसका रिजल्ट को एग्जिस्ट। अब को एग्जिस्ट तो करेंगे, अनस्टेबल या स्टेबल, कैसा करेंगे, जब भी रिजल्टेंट एरो एक दूसरे की तरफ आए तो उसमें क्या होगा, स्टेबल को एग्जिस्टेंस होगा। स्टेबल होगा क्योंकि बोथ आर वीक स्पीशीज, तभी ये रिजल्टेंट एरो एक दूसरे की, मतलब एक दूसरे की तरफ ही इंडिकेट करेगी, ठीक है। मतलब आमने सामने होगा उनका रिजल्टेंट एरो, जैसा हमें इसमें दिख रहा है, इसका एरो और इसका एरो आमने सामने है, तब क्या करेगी वो स्पीशीज, कोएग्जिस्ट। कैसा कोएग्जिस्ट, स्टेबल, क्योंकि बोथ स्पीशीज वीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट केस लेके देखते हैं, लास्ट क्या लेवे हम, K1 अपॉन अल्फा 1 2 क्या है, लेस देन है किससे, K2 से, एंड K1 क्या है, ग्रेटर है किससे, K2 बाई अल्फा 2 1 से। ग्राफ बनाते हैं, ये N1 ये N2, N1 पे डालना है हमें सिंगल K1, ये आ जाएगा x एक्सिस पर। इसमें K1 कैसा दिख रहा है, बड़ा है तो ये हाई वैल्यू की तरफ आ जाएगा। K2 बाई अल्फा 2 1 कैसा है, छोटा, ये K2 बाई अल्फा 2 1। अब एक्सिस पर आते हैं, इसमें क्या है, K2 की वैल्यू क्या दे रखी है, हाई, तो ये K2 आ जाएगा ऊपर, K1 की दे रखी है लो, यानी K1 अपॉन अल्फा 2 1 आ जाएगा, सॉरी सही है। K2 की वैल्यू हाई दे रखी है तो ये K2 के ऊपर आ गया, K1 एंड K1 बाई अल्फा 1 2 कम है तो वो नीचे आ गया। अब K2 से K2 को मिलाना है, K1 से K1 को मिलाना है, ये K1 से K1, ये K2 से K2, पहले जैसे ही कंडीशन हो गई। अब इसके बीच में हमें पॉइंट लेके चलना है, हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। अब तो सबको समझ में आ गया होगा कि कौन सा आइसोक्लाइन किसका है, ये स्पीशीज 1 का आइसोक्लाइन है,
ये स्पीशीज 2 का आइसोक्लाइन है, यहाँ हम पॉइंट लेंगे तो वो स्पीशीज 1 के कैसा आएगा, स्पीशीज 1 के अंदर आएगा, स्पीशीज 1 के अंदर आएगा यानी इंक्रीज करेगी। आइसोक्लाइन के अंदर कोई भी पॉइंट होता है तो वो इंक्रीज ही करेगी ना, तो स्पीशीज 1 के अंदर है तो वो इंक्रीज करेगी। और ये पॉइंट, ये स्पीशीज 2 की आइसोक्लाइन है, इसके बाहर है तो वो डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी यानी कि डाउनवर्ड एरो। अब पॉइंट लेते हैं यहाँ, ये स्पीशीज 1 का है, सॉरी स्पीशीज 2 का है, स्पीशीज 2 का है तो स्पीशीज 2 के अंदर आ रहा है ये आइसोक्लाइन, अंदर आ रहा है यानी कि ये इंक्रीज करेगी। ये K1 यानी कि ये स्पीशीज 1 के लिए आ रहा है, स्पीशीज 1 के बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है यानी डिक्रीज करेगी, बैकवर्ड एरो। अब इनका रिजल्टेंट, एक इधर एक इधर, दोनों अपोजिट जा रहे हैं रिजल्टेंट, तब इसका भी रिजल्ट कोएग्जिस्टेंस ही होगा लेकिन अनस्टेबल होगा। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, कोएग्जिस्ट तो करेगी लेकिन अनस्टेबल करेगी, क्योंकि जो दोनों स्पीशीज है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगर इनके रिजल्टेंट एरो अपोजिट जाए, यानी कि ये वाला जो एरो है ये बता रहा है कि 1 जीतेगी, ये बता रहा है कि 2 जीतेगी, जब ऐसे अपोजिट जाए तो उसका मतलब क्या होगा, वो अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस होगा, वहां पर दोनों ही स्पीशीज क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। पिछले वाले में हमने क्या देखा था, दोनों जो रिजल्टेंट एरो है वो आमने सामने है तो स्पीशीज क्या करेगी, कोएग्जिस्टेंस करेगी, लेकिन वो कैसा होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि दोनों स्पीशीज वीक है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरा लॉटका-वोल्टेरा मॉडल के बारे में था। सारे केसेस भी हमने देखे, इसको क्यों स्टडी करते हैं वो भी हमने देखा, सारी इक्वेशंस देखी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Keep watching, keep learning. Thank you.